स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, बल्कि उस पर मिले रिव्यूज़ पर। जेम्स एलन की 8 पिलर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि के 8 स्तंभ। ये किताब आप देखिए 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, पर आज भी सेल्फ हेल्प सेक्शन में मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। और आज की चर्चा का मकसद यही है कि इन रिव्यूज़ के थ्रू समझें कि इसके जो ज़रूरी विचार हैं वो क्या है और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है, क्यों लोग इसे अब भी पढ़ रहे हैं। सही कहा। और ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये कुछ और गहरी बात करती है। हाँ, ये एक नैतिक और कह सकते हैं मजबूत जिंदगी बनाने की बात करती है। तो चलिए देखते हैं ये रिव्यूज़ क्या कहते हैं। बिल्कुल। रिव्यूज़ में जो एक बात सबसे पहले उभर कर आती है और जो काफ़ी दिलचस्प है, वो ये कि एलन समृद्धि को बाहरी चीज़ों से नहीं जोड़ते। भारी चीजें मतलब? जैसे किस्मत या अच्छे मौके मिल जाना। वो कहते हैं ये सब बाहर की बातें हैं। असली समृद्धि तो व्यक्ति के अंदर से आती है, उसके नैतिक चरित्र से, उसके गुणों से। अच्छा। उनका मानना है कि जो सच्ची टिकाऊ समृद्धि है उसकी नींव हमारे अंदर है, हमारे सिद्धांतों में, हम रोज कैसे जीते हैं उसमें। ये तो आज की सोच से काफी अलग है, जहां सब बाहरी सफलता के पीछे। बिल्कुल, इसीलिए ये आज भी ध्यान खींचती है। तो ये नींव, ये 8 स्तंभ या पिलर्स कौन से हैं जिन पर पूरी किताब टिकी है? रिव्यूज में इनका जिक्र है। हाँ, पहला स्तंभ बताया गया है ऊर्जा, एनर्जी। अब इसका मतलब क्या सिर्फ शारीरिक ताकत है या कुछ और? नहीं, रिव्यूज इसे थोड़ा और खोलते हैं। यहाँ ऊर्जा का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये है अपनी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को एक लक्ष्य पर लगाना, फोकस करना। हाँ, फोकस करना, उन्हें एक सही दिशा देना। ये सिर्फ बिजी दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि असरदार तरीके से एक मकसद के साथ अपनी एनर्जी इस्तेमाल करना। अच्छा। एलन के हिसाब से ऊर्जा अगर गलत जगह लगे, जैसे चिंता में या गुस्से में, तो वो बर्बादी है। सही बात। लेकिन वही ऊर्जा अगर किसी समाधान में, किसी अच्छे काम में लगे, तो वो समृद्धि की तरफ पहला कदम है। ये बात तो सही है, ऊर्जा सही दिशा में लगे, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा स्तंभ है मितव्ययिता, इकोनॉमी। हाँ, इकोनॉमी। अब क्या इसका मतलब सिर्फ पैसे बचाना है? कुछ रिव्यूज में इसे अर्थव्यवस्था भी कहा गया है, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ, ये सवाल अच्छा है। रिव्यूज ये साफ करते हैं कि एलन का इकोनॉमी या मितव्ययिता का आइडिया सिर्फ पैसे बचाने या कंजूसी तक ही नहीं है। ओके। ये एक बड़ा सिद्धांत है जो हर तरह के संसाधन, पैसा, टाइम, एनर्जी, यहाँ तक कि हमारे शब्द, इनका सोच समझकर इस्तेमाल करने की बात करता है। मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट। बिल्कुल। कुशल प्रबंधन, बर्बादी से बचना, चाहे वो किसी भी चीज की हो, ये इसका मेन पॉइंट है। अच्छा। अपने रिसोर्सेज को पहचानना और उन्हें वहां लगाना जहां उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल हो। तो इसे आप पर्सनल इकोनॉमी कह सकते हैं, देश की नहीं। समझ गया। तो ये सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि टाइम और एनर्जी जैसी कीमती चीजों की भी बचत और सही इस्तेमाल की बात है। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। जी। तीसरा स्तंभ है ईमानदारी, इंटेग्रिटी। रिव्यूज इससे बहुत अहम मानते हैं। हाँ, इस पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, रिव्यूज के मुताबिक एलन के लिए ईमानदारी सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये समृद्धि की इमारत का सबसे मजबूत पिलर है। फाउंडेशन, सही। इंटेग्रिटी का मतलब ही होता है संपूर्णता या अखंडता। मतलब आपके विचार, आपके शब्द और आपके काम सब एक लाइन में हो। जो आप कहते हैं वही मानते हैं और वही करते हैं। बिल्कुल, ये चरित्र की विश्वसनीयता है। रिव्यूज बताते हैं कि एलन मानते थे कि बिना ईमानदारी के जो भी सफलता या समृद्धि मिलती है वो खोखली होती है, टिकती नहीं है। लंबे समय में वही टिकता है जिसकी नींव सच और भरोसे पर हो। ये दिलचस्प है कि ईमानदारी को सिर्फ नैतिकता नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल जरूरत बताया जा रहा है। आजकल बिजनेस में भी ट्रस्ट इकोनॉमी की बात होती है, शायद ये। हाँ, बिल्कुल जुड़ता है। अच्छा, अब चौथे स्तंभ पर आते हैं, प्रणाली यानी सिस्टम। इसका क्या मतलब है? कोई रूटीन या डिसिप्लिन? हाँ, सही पकड़ा आपने। रिव्यूज के मुताबिक सिस्टम का मतलब है अपने काम और जीवन में एक व्यवस्थित तरीका लाना, एक अनुशासन, एक स्ट्रक्चर। ओके। एलन मानते थे कि जहां अव्यवस्था होती है, जहां चीजें बिखरी रहती हैं, वहां न तो कुशलता आती है, न ही स्थायी सफलता। सिस्टम का मतलब है चीजों को बस होने देने के बजाय उन्हें एक तय तरीके से करना, चाहे वो रोज का काम हो, घर का मैनेजमेंट हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट। अच्छा। इससे न सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि दिमाग भी साफ रहता है। तो ये उस मिथक को तोड़ता है कि जो बहुत टैलेंटेड होते हैं वो थोड़े अस्त व्यस्त होते हैं।
हाँ, एलन के अनुसार तो टैलेंट को भी सिस्टम चाहिए फलने फूलने के लिए। सही बात। 5वां स्तंभ है सहानुभूति, सिंपैथी। आजकल हम इसे एम्पैथी भी कहते हैं। ये क्यों जरूरी है? रिव्यूज बताते हैं कि एलन सहानुभूति को सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं मानते, बल्कि ये रिश्तों की मजबूती का आधार है। ये दूसरों की फीलिंग्स, उनकी जरूरतें, उनके नजरिए को समझने और उनका सम्मान करने की काबिलियत है। इससे सहयोग बढ़ता है, आपसी मदद की भावना आती है। जी। एलन के लिए समृद्धि सिर्फ अकेले की नहीं होती, ये हमारे रिश्तों पर भी निर्भर करती है, चाहे परिवार हो, साथ काम करने वाले हों या आप ग्राहक हों। बिल्कुल। सहानुभूति से ही लंबे समय तक चलने वाले भरोसेमंद रिश्ते बनते हैं, और ये हर तरह की समृद्धि के लिए जरूरी हैं। ये मतलब स्वार्थ से ऊपर उठकर देखना है। और आजकल के माहौल में जहां कोलैबोरेशन और टीम वर्क इतना जरूरी है, ये स्तंभ तो शायद और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। हाँ बिल्कुल, सहानुभूति के बिना अच्छे रिश्ते बनेंगे कैसे? अगला छठा स्तंभ है निष्कपटता, सिंसियरिटी। अब ये ईमानदारी से कैसे अलग है? थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ, ये जुड़े हुए तो हैं, पर एक छोटा सा फर्क है। रिव्यूज के हिसाब से जहां ईमानदारी यानी इंटेग्रिटी बाहरी कामों और सिद्धांतों की सीधाई पर जोर देती है, एक्शन पर। हाँ, बाहरी एक्शन पर, वहीं निष्कपटता यानी सिंसियरिटी का ताल्लुक हमारे अंदर के इरादों और भावनाओं की सच्चाई से है। अंदर की सच्चाई। जी, मतलब हम जो महसूस करते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, उसमें कोई दोहरापन ना हो, कोई दिखावा ना हो। ऑथेंटिसिटी जिसे कहते हैं। अच्छा, प्रामाणिकता। हाँ, प्रामाणिकता। एलन का मानना था कि निष्कपटता ही भरोसे की जड़ है। जब लोगों को पता होता है कि आप सच्चे हैं, आपके इरादे नेक हैं, तो वो आप पर भरोसा करते हैं। तो ईमानदारी बाहरी व्यवहार और निष्कपटता अंदरूनी सच्चाई, ये एक अहम फर्क है। समझ आया? जी। 7वां स्तंभ है निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, मतलब बिना किसी भेदभाव के न्यायपूर्ण होना। ये कहाँ लागू होता है? रिव्यूज बताते हैं कि हर जगह लागू होता है, हमारे फैसलों में, दूसरों के साथ हमारे बर्ताव में, और यहाँ तक कि हम खुद को कैसे देखते हैं उसमें भी। खुद के लिए भी। हाँ, निष्पक्षता का मतलब है अपनी भावनाओं, अपने पूर्वाग्रहों या अपने निजी फायदे को साइड में रखकर सिचुएशन को सही ढंग से देखना और सही फैसला लेना। ये सिर्फ दूसरों के साथ न्याय करने के बारे में नहीं है, ये खुद के साथ भी ईमानदार होने के बारे में। अपनी गलतियां मानना, अपनी ताकत पहचानना, बिना बढ़ा चढ़ाकर या खुद पर तरस खाए। खुद के प्रति निष्पक्ष होना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। बिल्कुल। और आखिरी 8वां स्तंभ है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। क्या इसका मतलब है कि हमें किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, अकेले चलना है? नहीं, रिव्यूज इस पर भी रोशनी डालते हैं। एलन की आत्मनिर्भरता का मतलब एकदम अकेले हो जाना या दूसरों से कट जाना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है अपनी अंदरूनी शक्ति, अपनी समझ और अपनी काबिलियत पर भरोसा करना। दूसरों पर डिपेंडेंट रहने या बाहरी हालात को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी खुद लेना, पहल करना, इनिशिएटिव लेना। हाँ, अपनी समझ और फैसले पर विश्वास करना। दूसरों से सीखना जरूरी है, सहयोग भी जरूरी है, लेकिन आखिर में अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता डेवलप करना ही आत्मनिर्भरता है। तो ये हैं वो 8 स्तंभ: ऊर्जा, मितव्ययिता, ईमानदारी, प्रणाली, सहानुभूति, निष्कपटता, निष्पक्षता और आत्मनिर्भरता। रिव्यूज में एक बात बार बार आती है कि ये सब अलग अलग नहीं है। हाँ, ये जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। हाँ, ये एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर ही वो मजबूत नैतिक आधार बनाते हैं जिस पर एलन के अनुसार सच्ची समृद्धि टिक सकती है। बिल्कुल, यही बात मुझे भी बहुत खास लगी। एलन सिर्फ गुणों की लिस्ट नहीं दे रहे, वो दिखा रहे हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। जैसे सोचिए, बिना ईमानदारी और निष्कपटता के सहानुभूति, वो शायद सिर्फ दिखावा बनकर रह जाए। हाँ, हो सकता है। या बिना सिस्टम के, बिना प्रणाली के आपकी ऊर्जा तो होगी, पर वो बिखर जाएगी, किसी काम नहीं आएगी। सही। तो रिव्यूज इस बात पर जोर देते हैं कि एलन इन स्तंभों को सिर्फ पर्सनल मोरालिटी का मामला नहीं मानते। वो मानते हैं कि ये सफल बिजनेस और समाज में स्थिरता के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि प्रोफेशनल और सामाजिक लेवल पर भी अप्लाई होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यही उनके दर्शन का कह सकते हैं सार है कि नैतिकता और व्यवहारिक सफलता ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो जिसे समृद्धि का नैतिक आधार कहते हैं, वो यही है। उनके हिसाब से असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं है, वो है व्यक्ति के चरित्र में, उसके अनुशासन में, उसकी समझ में और उसके रिश्तों की क्वालिटी में।
ये तो बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है, पूरी जिंदगी को कवर करती है। बिल्कुल, समग्र दृष्टिकोण। रिव्यूज में इस किताब की कुछ और खासियतों का भी जिक्र है। एक तो ये कि इसके सिद्धांत, जैसा हमने कहा, 100 साल बाद भी उतने ही रेलेवेंट लगते हैं। इसे कालातीत व्यवहारिकता कहा गया है, टाइमलेस प्रैक्टिकलिटी। ऐसा क्यों है? रिव्यूज इसका कारण ये बताते हैं कि ये सिद्धांत किसी खास टाइम या टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नहीं है। ये इंसान के चरित्र और व्यवहार के बेसिक एलिमेंट्स पर टिके हैं। फंडामेंटल्स पर। हाँ, फंडामेंटल्स पर। ईमानदारी, सहानुभूति, अनुशासन, ये चीजें तो हर जमाने में जरूरी रही हैं। सही बात है। और दूसरी बात, ये सिद्धांत बड़े बड़े फिलॉसफिकल आइडियाज से ज्यादा रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों और आदतों पर लागू होते हैं। जैसे आज आपने अपना टाइम कैसे इस्तेमाल किया, ये मितव्ययिता है। क्या आपने किसी सहकर्मी की बात ध्यान से सुनी, ये सहानुभूति है। अच्छा। क्या आपने अपना काम तरीके से किया, ये प्रणाली है। अच्छा। ये छोटी छोटी चीजें ही मिलकर बड़ा फर्क लाती हैं। बिल्कुल। और दूसरी खासियत जिसका आपने जिक्र किया था, वो है इसका समग्र दृष्टिकोण। हाँ, कि ये सिर्फ पैसों पर फोकस नहीं करती। सही कहा। रिव्यूज इस बात को हाईलाइट करते हैं कि एलन की समृद्धि की परिभाषा बहुत वाइड है। इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है, पर साथ ही मानसिक शांति, अच्छे रिश्ते, नैतिक संतुष्टि और पर्सनल ग्रोथ भी उतने ही जरूरी हिस्से हैं। ये सिर्फ वेल बीइंग यानी कल्याण की बात नहीं है, बल्कि साउंडनेस यानी सुदृढ़ता की बात है। एक ऐसी मजबूती जो जिंदगी के हर पहलू में दिखे, न कि सिर्फ बाहर की चमक दमक में। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि एक सदी पहले लिखी गई किताब आज की जो हसल कल्चर है या जो तुरंत नतीजों की दुनिया है, हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली, हाँ, उसे कैसे चैलेंज करती है। मूल्यों पर टिके रहने की बात करना, खासकर बिजनेस और करियर में, जहां कई बार शॉर्टकट लेने का मन करता है। ये कुछ लोगों को आइडियलिस्टिक लग सकता है। रिव्यूज इस पर क्या कहते हैं? हाँ, ये बात भी रिव्यूज में आती है। वो मानते हैं कि ये एक संभावित सीमा हो सकती है। कुछ रीडर्स को आत्मनिर्भरता और नैतिक आदर्शों पर इतना ज्यादा जोर देना आज के कॉन्टेक्स्ट में शायद थोड़ा ज्यादा सख्त लगे, या आइडियलिस्टिक, प्रैक्टिकल ना लगे शायद। हाँ, या बहुत ऊंचा आदर्श लगे। खासकर आज जहां टीम वर्क, सहयोग और बाहरी सिस्टम्स जैसे सोशल सिक्योरिटी पर निर्भरता बढ़ी है, वहां एलन की सेल्फ रिलायंस की व्याख्या पर सवाल उठ सकते हैं कि क्या ये व्यक्ति पर बहुत ज्यादा बोझ डाल देती है। और एक और बात जो रिव्यूज में उठाई गई है वो है इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये किताब 20वीं सदी की शुरुआत में लिखी गई थी जी। उस समय का समाज, इकोनॉमी, काम करने का तरीका सब आज से बहुत अलग था। तो क्या इसमें आज की जो कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट दुनिया है, या गिग इकॉनमी है, या डिजिटल वर्ल्ड की चुनौतियां हैं, उनके लिए सीधे जवाब मिलते हैं? सीधे जवाब डायरेक्ट उदाहरण या केस स्टडीज तो नहीं मिलते, जाहिर है। किताब उस दौर के इंडस्ट्रियल समाज के हिसाब से लिखी गई है। लेकिन रिव्यूज ये भी कहते हैं कि किताब का जो मूल संदेश है कि आपका चरित्र ही आपकी दिशा तय करता है और नैतिक गुण ही स्थायी सफलता की कुंजी है, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। अच्छा। सिद्धांत वही रहते हैं। सिद्धांत वही रहते हैं, बस उनका एप्लीकेशन बदल जाता है। ये उन एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स या किसी भी इंसान के लिए यूजफुल हो सकती है जो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी बनाना चाहते हैं, टीम का भरोसा जीतना चाहते हैं और एक मीनिंगफुल जिंदगी जीना चाहते हैं। ये एक तरह से चरित्र केंद्रित सफलता का फ्रेमवर्क देती है। और अच्छी बात यह है कि जो लोग इसे पढ़ना चाहें उनके लिए किताब आसानी से उपलब्ध है। रिव्यूज में बताया गया है कि ये हिंदी में समृद्धि के 8 स्तंभ नाम से मिलती है जी। और कुछ पब्लिशर्स ने इसे जेम्स एलन की एक और बहुत फेमस किताब है, जैसी सोच वैसा जीवन, हाँ, एज अ मैन थिंकर्स, हाँ, उसका अनुवाद उसके साथ मिला के भी छापा है। हाँ, ये उपलब्धता अच्छी बात है। और जैसी सोच वैसा जीवन भी इसी मूल विचार पर आधारित है कि हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं। तो दोनों किताबें मिलकर एक पावरफुल मैसेज देती हैं कि हमारा बाहरी जीवन हमारे अंदर की दुनिया का ही आईना है। हाँ, हमारे चरित्र, हमारे विचार, हमारे मूल्य बिल्कुल उसी का प्रतिबिंब है। तो अगर हम इंटरव्यूज का सार निकालें तो क्या कहेंगे, ये किताब क्या देती है और क्या नहीं? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही लगता है कि ये किताब कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, नहीं कोई शॉर्टकट फॉर्मूला। ये बिजनेस टैक्टिक्स के गाइड बुक भी नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण और नैतिक विकास की एक धीमी पर मजबूत प्रक्रिया की बात करती है। स्लो प्रोसेस। हाँ, एक स्लो स्टेडी प्रोसेस। ये उन लोगों के लिए है जो ऊपरी टिप से आगे बढ़कर एक स्थायी
पूरी और सार्थक समृद्धि चाहते हैं और उसके लिए अपने अंदर बदलाव लाने को तैयार है। ये एक जरूरी फर्क है। ये करने से ज्यादा होने पर जोर देती है। बिल्कुल सही। और रिव्यूज ये भी सजेस्ट करते हैं कि इस किताब का सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे जल्दबाजी में न पढ़ा जाए, आराम से। हाँ, धीरे धीरे पढ़ा जाए, हर स्तंभ पर गहराई से सोचा जाए और फिर उसे अपनी रोज की आदतों और फैसलों में उतारने की कोशिश की जाए। एक्शन में लाना। जी, ये एक थ्योरी की किताब कम और एक प्रैक्टिकल गाइड ज्यादा है जिसे जिंदगी में अमल में लाना होता है। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। ये बात सही है। ज्ञान को अमल में लाना ही असली चुनौती है। और इसी सोच के साथ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये जो 8 स्तंभ हैं, ऊर्जा, मितव्ययिता, ईमानदारी, प्रणाली, सहानुभूति, निष्कपटता, निष्पक्षता और आत्मनिर्भरता, इनमें से कोई एक चुने, बस एक, और सोचें कि अगले एक हफ्ते तक जानबूझकर उसे अपनी रोजमर्रा की किसी एक छोटी सी आदत में या किसी एक फैसले में कैसे शामिल किया जा सकता है। छोटा सा कदम। हाँ, बिल्कुल छोटा सा। जैसे क्या आप मीटिंग्स में दूसरों की बात थोड़ी और सहानुभूति से सुन सकते हैं, या अपने काम करने की जगह को थोड़ा और व्यवस्थित, मतलब प्रणाली के हिसाब से बना सकते हैं, या अपने खर्चों को लेकर थोड़े और मितव्ययी हो सकते हैं। जी, सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग एक हफ्ते के लिए। सोचने वाली बात है कि इस छोटे से